हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। तो हम कर रहे थे विजन आईएएस का मैगजीन। तो टेस्ट सीरीज भी हमारी चल रही है, साथ ही साथ मैगजीन। तो ये नवंबर मंथ का, जिसमें हमने पॉलिटी कवर कर लिया है। और आज हम करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस। और इसमें है जो टॉपिक्स हैं वो तो हम पढ़ेंगे ही, बाकी आप देख लीजिएगा कौन कौन से टॉपिक हैं। तो चलिए हम टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखते हैं नवंबर मंथ का पहला न्यूज क्या था। 1 सेकेंड। देखिए, अंतर इंटरनेशनल रिलेशंस है ये। और इसमें जो है पहला न्यूज है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, ये क्या है, कैसे है, चलिए देखते हैं। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा परियोजना की घोषणा के 1 वर्ष पूरे हो गए हैं। ठीक है। और पिछले 1 वर्ष में जहां एक और महत्वाकांक्षी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक गलियारा मतलब अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं के मामले में कुछ प्रगति देखी गई, तो दूसरी ओर कुछ बाधाएं भी उभर कर सामने आई हैं। देखिए, इस मैगज़ीन को पढ़ने का फ़ायदा ये है कि आप मेंस की आंसर राइटिंग के लिए टॉपिक मतलब अपने कॉन्सेप्ट को बढ़ा सकते हो, वोकैब्युलरीज़ को बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो जब भी मेंस की आंसर राइटिंग करें, तो इस तरह से करंट में ये न्यूज़ क्यों था, उसके बारे में डिटेल मतलब थोड़ा-सा 2 लाइन में ज़रूर एक्सप्लेन करें। चलिए देखते हैं भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा के बारे में। तो आपको पता होगा इसकी शुरुआत नई दिल्ली में 2023 को हुई थी और आयोजित G20 सम्मेलन के दौरान हुई थी। आपको पता है 2023 में जो है भारत ही होस्ट कर रहा था G20 शिखर सम्मेलन। और इस परियोजना के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे, मतलब इस पे किस पे, मतलब भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा पर। और इस समझौता ज्ञापन पर भारत, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए थे। कौन-कौन किया था? भारत, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात और यूएसए। और उद्देश्य क्या है इसका? एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी परियोजना मतलब सबको कनेक्ट करना है। इसका उद्देश्य भारत, अरब प्रायद्वीप और भूमध्य सागरीय क्षेत्र और यूरोप के बीच व्यापार को बढ़ावा देने हेतु बंदरगाहों, रेलवेज और सड़क मार्गों, समुद्री मार्गों और पाइपलाइन जैसी अवसंरचनाओं का विकास करना है। तो आप देख सकते हैं ये भारत के यहाँ मुंबई से शुरू हुआ है। ये देखिए, यूएई है, ये क्या है? सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरब का ही रियाद है, ये हरात है। और इसके बाद देखेंगे हैफा इज़राइल का, फिर है अल हदीथा जो कि सऊदी अरब का ही है। उसके बाद ये देख सकते हैं ग्रीस का है पिराइयस, जो भी होगा। और इस परियोजना को 2 अलग-अलग गलियारे शामिल हैं। कौन-कौन से? पूर्वी गलियारे भारत के खाड़ी देशों से जोड़ेगा। ये पूर्वी गलियारा जो भारत के खाड़ी देशों से जोड़ेगा। और दूसरा है उत्तरी गलियारे, खाड़ी देशों को यूरोप से जोड़ेगा। ठीक है? एक तो भारत के खाड़ी देशों को जोड़ेगा, दूसरा यूरोप के खाड़ी देशों को जोड़ेगा। वहीं पर देखेंगे परियोजना वैश्विक अवसंरचना और निवेश के लिए साझेदारी की पहल का हिस्सा है। और इसकी बात करें तो जैसे पार्टनरशिप ऑफ ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो इसकी घोषणा 2021 में यूनाइटेड किंगडम में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी। इसे चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नीति के प्रति संतुलन के रूप में देखा गया था, मतलब उसके रूप में ही अपना बनाया गया था। और आईमेक की बात करें तो यह जो है, ये इस परियोजना के तहत यूएई और इजराइल के बीच रेलवे नेटवर्क में कुछ हद तक विकास देखा गया है। इसके अलावा इजराइल में हाइफा बंदरगाह की क्षमता के विस्तार के लिए वित्त पोषण भी की प्रगति भी देखी गई। वहीं अलग-अलग क्षेत्रों में विकास की स्थिति की बात करें तो कनेक्टिविटी स्तर में कुछ प्रगति हुई है। पश्चिम एशिया में व्याप्त जो अस्थिरता होती है उसके कारण स्वच्छ ऊर्जा निर्यात, अंडरसी फाइबर ऑप्टिकल केबल और पाइपलाइन बिछाने, एनर्जी ग्रिड लिंकेज और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी में सहयोग करने जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रगति नहीं हुई है। व्यापार प्रक्रियाओं का विकास होगा इससे। व्यापार प्रक्रिया में मानकीकरण तथा उन्हें सुविधाजनक बनाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं, जिसे भारत और यूएई ने वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर शुरू किया है। और ये वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर और आईमेक का हिस्सा है। और इसका उद्देश्य व्यापार से संबंधित प्रशासनिक प्रक्रियाओं में और इसमें लगने वाले समय में कमी लाना है। समावेशी दृष्टिकोण की बात करें तो आईमेक जो है मध्य पूर्व के कुछ देश जैसे कतर, ओमान, मिस्र, तुर्की और इराक भी शामिल हो सकते हैं, ताकि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी का लाभ उन्हें भी मिल सके। मतलब एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है आर्थिक गलियारा ये है। कनेक्टिविटी की विविधता लाना मतलब इसका महत्व क्या है? कनेक्टिविटी की विविधता लाना, जैसे कि
भारत भौतिक कनेक्टिविटी जैसे रेल, सड़क आदि के अतिरिक्त परियोजना डिजिटल कनेक्टिविटी और हरित ऊर्जा सहयोग में भी बढ़ावा देती है। इसमें बहुपक्षवाद मतलब प्लूरिलैटरलिज्म की भावना को मजबूती मिलेगी। समृद्धि को बढ़ावा मिलेगी इसमें और भू रणनीतिक योगदान देगा जिसमें व्यस्त समुद्री मार्गों में जहाज़ों की भीड़-भाड़ को कम किया जा सकेगा और स्वेज नहर जैसे महत्वपूर्ण मार्गों पर निर्भरता भी कम हो पाएगी। वहीं पर भू-आर्थिक प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। आर्थिक एकीकरण और एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ने में, संघर्षग्रस्त मध्य पूर्व क्षेत्र में शांति बहाली के वैश्विक प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा इसमें। अब वो राजनीतिक निहितार्थ होंगे जिसमें यह परियोजना मध्य पूर्व के देशों, चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक विकल्प प्रदान करती है। भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? तो क्योंकि भारत और खाड़ी देशों के बीच संबंधों को मजबूती मिलेगी इससे और जैसे कि तेल के अलावा अन्य उत्पादों के व्यापार को बढ़ावा देकर भारत यूएई के मध्य व्यापार की जाने वाली वस्तुओं की संख्या में वृद्धि हो सकती है और आर्थिक समृद्धि होगी जिससे आईएमएफ क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देगा और भारत में निवेश आकर्षित करेगा। ये भी तो होगा और उसके बाद है तेज कनेक्टिविटी होगी जिससे आपको पता है सुएज नहर समुद्री मार्ग की तुलना में 40% कम समय लगेगा और इसमें व्यापार लागत में 30% तक की कमी भी आ जाएगी। भू राजनीतिक आकांक्षाएं जैसे यूरोपीय संघ और खाड़ी सहयोग परिषद भारत के दो सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार बॉक्स हैं। आईएमएफ इन्हें जोड़कर भारत की आर्थिक समृद्धि में गति देगा और वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में मदद भी देगा। चुनौतियाँ क्या हैं? मतलब चैलेंजेस चैलेंजेस उच्च लागत है इसकी क्योंकि मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी स्थापित करना काफ़ी जटिल का काम है और खाड़ी देशों में विनिर्माण क्षमता अधिक विकसित नहीं है इसलिए और क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण देश शामिल नहीं है क्योंकि इसमें जो है मध्य पूर्व की कई महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाएं जैसे तुर्की, मिस्र, ईरान, कतर इसमें परियोजनाएं में भी शामिल नहीं है। मौजूदा समुद्री मार्ग का अधिक उपयोग क्योंकि वर्तमान समय में बाब अल मंदेब और लाल सागर, स्वेज सागर से होकर गुजरने वाले मौजूदा समुद्री मार्गों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। ऐसे में नए मार्गों को महंगी परियोजना के रूप में देखा जा रहा है और क्षेत्रीय अस्थिरता भी है क्योंकि आपको पता ही होगा इजराइल हमास युद्ध, लाल सागर में यमन के हुती विद्रोहियों का द्वारा व्यापारिक जहाजों पर हमला, ये सब चुनौतियां हैं और अरब इजराइल संबंधों का सामान्यकरण आईएमएफ के विकास का मूल आधार था। हालांकि जिस तरीके से इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष विकराल रूप लेता जा रहा है उस तरह से आईएमएफ के क्रियान्वयन पर संकट के बादल थोड़े मंडरा रहे हैं। और बात करें महत्वपूर्ण क्षेत्रीय गलियारों की तो एक आर्थिक उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा है जिसे इंस्टटैक बोल सकते हो आप या इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बोल सकते हो जो कि 7,200 किलोमीटर लंबा व्यापार गलियारा है। इसमें भारत, रूस, ईरान इस गलियारे का प्रस्ताव रखा था। इसका उद्देश्य प्रस्तावित मार्ग पर स्थित देशों के बीच व्यापार और परिवहन की कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। वर्तमान में 13 सदस्य हैं इसके और इसमें भारत, ईरान, रूस, अज़रबैजान, आर्मेनिया, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्की, यूक्रेन, बेलारूस, ओमान और सीरिया है। बुल्गारिया इसमें पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल है। वहीं एक रोड है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये भारत चीन सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस परियोजना की शुरुआत 2013 में हुई थी। इसका उद्देश्य है भूमि और समुद्री मार्गों में के माध्यम से एशिया को अफ्रीका और यूरोप से जोड़ना। इस परियोजना के निम्नलिखित 2 घटक हैं। एक तो है सिल्क रोड इनिशिएटिव बेल्ट। ये एक अंतर्राष्ट्रीय महाद्वीपीय सड़क मार्ग है। यह चीन को दक्षिण एशिया, मध्य एशिया और रूस यूरोप के सड़क मार्ग से जोड़ता है। वहीं आपने देखा होगा मैरीटाइम सिल्क रोड जिसे समुद्री रेशम मार्ग बोलते हैं। यह चीन के क्षेत्रीय क्षेत्रों को दक्षिण पूर्व और दक्षिण एशिया प्रशांत महासागर के दक्षिणी क्षेत्र, मध्य पूर्व तथा पूर्वी अफ्रीका से होते हुए यूरोप से जोड़ता है। वहीं पर है एक ट्रांस कैस्पियन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट रूट या मिडल कॉरिडोर भी कहा जाता है। ये एक मल्टी मॉडल कॉरिडोर है। ये चीन को मध्य एशिया, कॉकेसस, तुर्की और पूर्वी यूरोप के माध्यम से जोड़ता है और यूरोपीय संघ के देशों में जोड़ता है। इसे 2000 कब शुरू किया गया? 2017 में। हो सकता है इसका डेट देके क्रोनोलॉजी पूछ रहे या फिर ये पूछ रहे कि कौन से देशों को जोड़ता है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। बाकी मेंस के लिए आप इस तरह से आंसर राइटिंग कर सकते हो। फिर निष्कर्ष की तरह आगे बढ़े तो बढ़ते वैश्विक तनाव और व्यापार में अनिश्चितता के माहौल में नए इनोवेटिव क्षेत्रीय व्यापार गलियारे पारंपरिक व्यापार मार्गों का एक विकल्प प्रदान करते हैं। आईएमएफ ऐसा व्यापार गलियारा है। इसका मुख्य उद्देश्य वर्तमान भू राजनीतिक स्थितियों में व्यापार और कनेक्टिविटी में सुधार करना है।
भारत इस गलियारे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जो व्यापार को बढ़ावा देने और तनाव कम करने में भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। ग्रुप ऑफ 20 देखेंगे, G20 शिखर सम्मेलन। तो ये 19वां G20 सम्मेलन आपको बताया है कहाँ पर हुआ? ये ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन की थीम थी एक नया संगठन, विश्व एवं एक संधारणी ग्रह का निर्माण, बिल्डिंग ऑफ ए मतलब बिल्डिंग ए जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लैनेट। तो रियो डी जेनेरियो में आयोजित G20 सम्मेलन के बारे में थोड़ा से जान लेते हैं। तो रियो सम्मेलन अफ्रीकी संघ ने पहली बार एक पूर्व सदस्य के रूप में भाग लिया और इस सम्मेलन की मेजबानी ब्राजील ने की और इसके जो है ग्लोबल साउथ का तीसरा देश बन गया है ये। अन्य 2 देश हैं इंडोनेशिया 2022 में, भारत है 2023 में। पहले इंडोनेशिया ने अध्यक्षता की थी 2022 में, फिर भारत ने और अभी ब्राजील। और G20 शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में आयोजित होगा। वर्तमान में ब्राजील, भारत और दक्षिण अफ्रीका ट्रोइका देश हैं, मतलब जो आगे बनने वाले देश हैं, मतलब इसको शामिल किया गया। पीछे वाला देश अगर शामिल किया जाए तो क्या बनेगा? तो तो ठीक है। तो ये 3 देश मतलब अब अगला कहाँ पर होगा ये भी ध्यान रखिएगा। ब्राज़ील, भारत और दक्षिण अफ्रीका ट्राइका देश है। देश ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा इप्सा मतलब ब्रिक्स और समूह के भी सदस्य G20 ट्रोइका को बॉक्स स्पष्ट किया गया है, तो मतलब बताया गया है। शिखर सम्मेलन में G20 रियो डी जेनेरियो लीडर्स डिक्लेरेशन क्या था? सामाजिक समावेशन तथा भुखमरी और गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के बारे में बात हुई। भुखमरी और गरीबी के विरुद्ध वैश्विक गठबंधन के बारे में, स्थानीय क्षेत्रीय उत्पादन, नवाचार और न्यायसंगत पहुंच जैसे वैश्विक गठबंधन के बारे में, बुनियादी आवश्यकताओं और समानता प्रतिबद्धताओं के बारे में, सतत विकास, एनर्जी ट्रांजिशन और जलवायु कार्रवाई, जिसमें जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध वैश्विक एकजुटता हेतु एक कार्यबल का गठन किया जाएगा। वहीं ग्लोबल गवर्नेंस से जुड़ी संस्थाओं में सुधार होगा और अधिक धनी लोगों पर कर लगेगा। जैसे G20 लीडर्स ने पहली बार सहमति व्यक्त की कि अल्ट्रा हाई नेट वर्थ वाले व्यक्तियों पर प्रभावी तरीके से कर लगाने के लिए सहयोग करेंगे। वहीं भुखमरी गरीबी के विरुद्ध वैश्विक गठबंधन के बारे में जाने तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि 2023 में 622 मिलियन लोग चरम गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं और 582 मिलियन लोग भोजन की कमी का सामना कर रहे हैं। 2015 के स्तर के समान है, जो कि विश्व बैंक के अनुसार मतलब पीपल परचेजिंग पावर जो है पैरिटी के संदर्भ में जो है $2.15 से कम पर जीवन यापन करने वाले लोग चरम गरीबी की श्रेणी में आते हैं। इस सीमा को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा जो है कहा जाता है। भुखमरी और गरीबी को समाप्त करने हेतु ये सब प्रयास किए जा रहे हैं और 2023 तक निम्न आय का वर्ग वाले देशों में नगद अंतरण कैश ट्रांसफर कार्यक्रमों के माध्यम से 500 मिलियन लोगों को लाभ पहुंचाया जाएगा। और इसमें देखेंगे राष्ट्रीय स्तंभ है, वित्तीय सहायता स्तंभ है, ज्ञान स्तंभ, सब कुछ है जो कि यूज किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है तरीका क्या है कि इसका संचालन स्वैच्छिक भागीदारी प्रतिबद्धताओं के माध्यम से वैश्विक स्तर पर होगा। सदस्य होंगे 148 जो कि 82 देश अफ्रीकी देश होंगे, अफ्रीकी संघ होंगे, यूरोपीय संघ होंगे और भारत भी इसका एक सदस्य है। वित्त पोषण इसके लिए अलग से कोई फंड स्थापित नहीं किया गया है। इसके बजाय यह देशों में दानदाता व्यक्तियों या संस्थाओं से जोड़कर उन्हें तकनीकी सहायता प्रदान करने में काम करता है। G20 के मेंबर के बारे में जाने तो G7 में है कौन कौन? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। आपको पता है पहले रूस भी था, तब G8 था लेकिन इसको निकाल दिया गया था जब इसने क्रीमिया पे हमला किया था। उसके बाद G20 में और देश कौन से हैं? अफ्रीकी संघ, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन, यूरोपीय संघ, भारत, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण कोरिया और तुर्की। तो ये सभी मिलकर G20 बने हैं। इनका नाम याद रखिए क्योंकि यूपीएससी ने कई बार पूछा है। नेक्स्ट है उत्पत्ति। इसका गठन जो है वित्तीय संकट 1997 और 98 के बाद 1999 में हुआ। शुरू में वैश्विक आर्थिक एवं वित्तीय मुद्दा पर चर्चा करने हेतु वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए फोरम के तौर पर काम करता था। 2007 एंड 8 में वैश्विक आर्थिक एवं वित्तीय संकट को देखते हुए G20 भूमिका को अपग्रेड कर इसे राष्ट्राध्यक्षों, शासनाध्यक्षों का सम्मेलन बना दिया गया। ठीक है, बाकी तो जानते हैं G20 महत्वपूर्ण मोड़ पर दुनिया को चलाने के लिए जो है तरीके अब काम नहीं कर रहे हैं।
प्रतिनिधित्व के स्तर पर असमानता मतलब अफ्रीकी संघ में शामिल होने के बाद भी इस फोरम का नाम बदलकर G21 रखने की मंशा नहीं दिख रही है। यह अनिच्छा ऐसी संस्थाओं को वास्तविक वैश्विक संस्था बनने से रोकती है। कूटनीतिक स्तर पर मतभेद है। जैसे रूस के राष्ट्रपति जो हैं और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस जैसे प्रमुख नेता ने भाग नहीं लिया। G20 सदस्य देशों के मध्य गहरे मतभेद को उजागर करती है। इसी तरह अर्जेंटीना ने सतत विकास और कल्याणकारी गतिविधियों पर खर्च का विरोध किया और भी चीजें जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी अर्जेंटीना जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं संपत्ति कर एवं प्रगतिशाली कराधान संबंधी प्रस्तावों का विरोध करती हैं। वैश्विक गवर्नेंस में सुधार विफलता जैसे वैश्विक संस्था में सुधार का मुद्दा है, जलवायु प्रतिबद्धताएं हैं, संरचना और परिचालन संबंधी कमियां हैं, अन्य संस्थाओं की प्रतिस्पर्धा जैसे कि G20 के देश जो हैं अलग-अलग विषयों पर विभाजित हैं और वहीं दूसरी ओर संघाई सहयोग संगठन एक ब्रिक्स जैसे संगठनों का बढ़ता प्रभाव उन्हें और चुनौती दे रहा है। G20 शिखर सम्मेलन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उपाय कर सकते हैं। अस्थायी सचिवालय करके बना के और अलग-अलग संगठनों के बीच चर्चा के विषयों को स्पष्ट करके जिससे G20 के लिए विषय चर्चा के विषय हो सकते हैं ग्लोबल पब्लिक गुड, मौद्रिक स्थिरता, व्यापार खुलापन, गरीबी उन्मूलन और महामारी नियंत्रण। G7 के लिए चर्चा वो राजनीतिक मुद्दे के लिए मध्यम आय वाले देशों को सशक्त बनाया जा सकता है जैसे अर्जेंटीना, ब्राजील, भारत और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों को सक्रिय कूटनीतिक भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। One second. ठीक है। और जवाबदेही तय करने हेतु फ्रेमवर्क तैयार कर सकते हैं और संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के साथ साझा रणनीतिक समन्वय बनाने के लिए प्रोत्साहन कर सकते हैं। ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर ध्यान देकर जैसे G7 के प्रभुत्व को कम करते हुए न्यायसंगत ग्लोबल गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जैसे कि 13% G7 के केवल 13% वैश्विक आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन IMF और वर्ल्ड बैंक के 59% मतदान अधिकारों का जो है अधिकारों पर इसके सदस्य देशों का वर्चस्व है। निष्कर्ष में आज विश्व क्षेत्रीय संघर्ष, भुखमरी, बढ़ती असमानता, जबरन प्रवासन और स्वास्थ्य विपदाएं, ऋण के बोझ और जलवायु संकट जैसे परस्पर जुड़े संकटों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में G20 को प्रभावी और न्यायसंगत बने रहने के लिए अधिक समावेशी, जवाबदेही और कार्रवाई उन्मुख फोरम के रूप में विकसित होना चाहिए ताकि ये तेजी से बदलते विश्व की विविध आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को सही मायने में प्रतिनिधित्व कर सके। अगला न्यूज है इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन। तो हाल ही में रियो डी जेनेरियो में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान दूसरा भारत ऑस्ट्रेलिया वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया और भारत ऑस्ट्रेलिया वैश्विक शिखर सम्मेलन के बिंदुओं पर नजर चलिए डालते हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया नवीकरणीय ऊर्जा साझेदारी का शुभारंभ, इसका उद्देश्य सोलर, फोटोवोल्टिक, ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा भंडारण जैसे क्षेत्रों में व्यवहारिक सहयोग के लिए रूपरेखा प्रदान करता है और ऑस्ट्रेलिया भारत बिजनेस एक्सचेंज कार्यक्रम दोनों पक्षों में मतलब एबेक्स कार्यक्रमों को 2024 से अगले 4 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। तो इसकी एबेक्स की बात करें तो ये 2021 में शुरू किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य व्यवसायों को बाजार की जानकारी प्रदान करना और वाणिज्यिक साझेदारी को बढ़ावा देना है। तो आप ऑस्ट्रेलिया का देख सकते हो, पपुआ न्यू गिनी यहाँ पर है और गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया और ये देखते हैं तिमोर सी, डार्विन वाला और यहाँ पर इंडियन ओशियन, फिर है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और नॉर्दर्न टेरिटरी और साउदर्न ऑस्ट्रेलिया। बाकी आप ब्लैक आयरे देख सकते हो, डार्लिंग नदी और मर्रे नदी यहाँ से गुजरती है, तस्मान सी यहाँ पर है, बास स्ट्रेट यहाँ पर है और साउदर्न ओशियन। बाकी सिडनी और कैनबरा यहाँ पर है और पर्थ यहाँ पर है और ब्रिस्बेन देख सकते हो, क्वींसलैंड। तो थोड़ा सा मैप ध्यान रखिएगा। रक्षा सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को 2025 में नवीनीकृत और मजबूत करने के लिए समझौता हुआ है। भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों का महत्व क्या है रणनीतिक साझेदारी में, और जैसे कि दोनों ही देश क्वाड समूह के माध्यम से हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामकता से निपटने में जुटे हुए हैं।
जैसे ऑस्ट्रेलिया भारत हिंद महासागर पहल साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्र सहयोग की बढ़ावा देने में सहायता करती है। आर्थिक और व्यापार संबंध है जो 2023 में $30 बिलियन को पार कर गया है। दोनों देशों के मध्य आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता से इसमें और वृद्धि होने का अनुमान है। ऑस्ट्रेलियाई कोयला और द्रवीकृत प्राकृतिक गैस के लिए भारत एक महत्वपूर्ण बाजार है और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया भारत से वस्त्र, फार्मास्यूटिकल्स और सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं का आयात करता है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान बीच आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल की शुरुआत की गई और इस पहल का मुख्य उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाना तथा न्यायसंगत संधारणीय व्यापार पद्धतियों को बढ़ावा देना भी है। और महत्वपूर्ण जो खनिज हैं दोनों की क्रिटिकल मिनरल्स इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर दोनों देशों ने किया है और ऑस्ट्रेलिया विश्व में 50% लिथियम का उत्पादन करता है। साथ ही वो कोबाल्ट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। हरित ऊर्जा सहयोग दोनों देशों के बीच है। ऑस्ट्रेलिया इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन हुआ है और बहुत सारी चीजें हैं। और रक्षा सहयोग में एयर टू एयर रिफ्यूलिंग एग्रीमेंट और म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुआ है। दोनों देश ऑस्ट्रा हिंद ऑक्सीडेंस पिच ब्लैंक जैसे सैन्य अभ्यास आयोजित करते हैं। क्षेत्रीय बहुपक्षीय सहयोग है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की उम्मीदवारी का समर्थन करता है ये ऑस्ट्रेलिया। और दोनों लोगों के बीच संपर्क, जैसे ऑस्ट्रेलिया में कुशल प्रवासियों की सबसे बड़ी संख्या भारतीयों की है और साथ ही ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के मामले में भारतीय छात्र दूसरे स्थान पर हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया में प्रवासन और आवाजाही साझेदारी समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दो कोको द्वीप में ट्रांसपोर्टेबल टेलीमेट्री टर्मिनल स्थापित किया जा रहा है और उन्हें चलाने के लिए सहयोग किया जा रहा है। और वहीं भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों में विद्यमान चुनौतियां हैं। व्यापार और बाजार पहुंच, व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता, क्योंकि वार्ता में देरी तथा सैनिटरी एंड फोटो सैनिटरी मानकों के पालन से जुड़े मुद्दे हैं और तकनीकी बाधा जैसे गैर व्यापारिक बाधाएं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने में प्रमुख चुनौतियां बनकर उभरी हैं। चरमपंथ और भारत विरोधी गतिविधियों में वृद्धि, जिसमें ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानी समर्थकों को बढ़ता प्रभाव हुआ है। वहीं पर जैसे कि मेलबर्न में हरे कृष्ण मंदिर और शिव विष्णु मंदिर में तोड़फोड़ की घटनाएं आई हैं। परमाणु ऊर्जा सहयोग को रुकावट, जैसे 2014 में दोनों देशों ने परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए समझौता किया है। इसके बावजूद इस मामले में धीमी प्रगति हुई और भारत को यूरेनियम की वाणिज्यिक बिक्री न होने से स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग में सीमित हो गया। और आगे की राह में क्या कर सकते हैं? आर्थिक और व्यापार भागीदारी दे सकते हैं। सामरिक और सुरक्षा संबंधों को मजबूत बना सकते हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना, उग्रवाद से निपटने पर काम करने जैसे चीजें हो सकती हैं। निष्कर्ष की बात करें तो भारत ऑस्ट्रेलिया दोनों देश वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के साथ साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में राजनीतिक जो है तनाव का सामना कर रहे हैं। इसलिए पारस्परिक साझेदारी से दोनों देशों को लाभ होगा और समुद्री एवं सामरिक सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान जो है सांस्कृतिक आदान प्रदान और लोगों की आवाजाही को बढ़ावा मिलेगा। और है भारत जर्मनी संबंध, तो सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि जर्मनी में चांसलर ने भारत की आधिकारिक यात्रा की और उनकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत एवं जर्मनी के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना था। तो ये यूरोप है, यूरोप में यहाँ पर कहा क्या है? जर्मनी। बाकी जर्मनी के चांसलर की भारत की यात्रा के बिंदु है 2024 को भारत और जर्मनी के बीच सामरिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया गया। दोनों देशों के बीच सामरिक साझेदारी पर वर्ष 2000 में हस्ताक्षर किए गए थे। दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी विकास में सहयोग पर अंतर सरकारी समझौता की 50वीं वर्षगांठ 2024 में मनाई गई। और जर्मन चांसलर भारत यात्रा के दौरान 7वें अंतर सरकारी परामर्श का आयोजन किया गया और इस दौरान नवीकरणीय ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत जर्मनी नवाचार प्रौद्योगिकी साझेदारी रोडमैप की शुरुआत हुई। भारत जर्मनी की साझेदारी का महत्व क्या है? व्यापार और निवेश में भारत का सबसे बड़ा व्यापारी साझेदार है। जर्मनी भारत में एफडीआई का 9वां सबसे बड़ा स्रोत है और जर्मनी को भारत के विशाल बढ़ते उपभोक्ता बाजार का लाभ मिल रहा है। जलवायु संधारिता की बात करें तो 2022 की हरित एवं सतत विकास साझेदारी के अंतर्गत जर्मनी ने भारत और सौर ऊर्जा और एग्रो इकोलॉजी जैसे परियोजनाओं के लिए 10 बिलियन
यूरोप की सहायता देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। तो भारत-जर्मनी के संबंधों का विकास देखेंगे। 1951 में भारत और जर्मनी के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। 2000 में रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर हुआ और जब भारत-जर्मनी सलाहकार समिति की स्थापना 2005 में हुई और 2011 में सरकार प्रमुखों के स्तर पर द्विवार्षिक बैठक हेतु जो है अंतर सरकारी परामर्श की शुरुआत हुई और आईजीसी के तहत इंडो जर्मन 1.5 ट्रैक डायलॉग की शुरुआत 2019 में हुई। प्रौद्योगिकी नवाचार में भारत जर्मनी विज्ञान प्रौद्योगिकी केंद्र प्राथमिकता प्राप्त 49 जो है परियोजनाओं को सहायता प्रदान करता है। इसमें विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान में महिलाएं जैसी पहल भी शामिल है। और रक्षा एवं सुरक्षा 2006 के रक्षा सहयोग समझौते के परिणाम स्वरूप आतंकवाद विरोधी साइबर सुरक्षा के डिफेंस में क्षेत्र में संयुक्त कार्य समूह का गठन हुआ है। संयुक्त अभ्यास होते हैं मिलन, पॉक्सेस और तरंग शक्ति जो कि जर्मनी के बीच होते हैं। व्यापारिक साझेदारी में वृद्धि हुई है और चीन व्यापार तनाव के बाद यूरोपीय कंपनियां चीन प्लस वन रणनीति के तहत चीन पर निर्भरता को कम करते हुए भारत के साथ संबंधों को मजबूत बनाने में जोर दे रही हैं। द्विपक्षीय समझौतों में चुनौतियां क्या है? व्यापार और निवेश संबंधी चुनौतियां, क्योंकि भारतीय कंपनियों को यूरोप में अपने उत्पादों को कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जैसे गैर प्रशुल्क बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। और सामरिक और भू रणनीतिक कुछ मतभेद हैं, जैसे रूस यूक्रेन संघर्ष, भारत का रुख तटस्थ रहा है इसलिए। और चीन की भूमिका है जर्मनी की जर्मनी की चीन पर आर्थिक निर्भरता बनी हुई है, इसलिए भारत और चीन विवाद में भारत के पक्ष में जर्मनी का उतना समर्थन नहीं मिलता है। भारत में मानवाधिकार की आलोचना, भारत की आंतरिक नीतियों जैसे कश्मीर मुद्दा, प्रेस की स्वतंत्रता आदि की आलोचना में जर्मनी भारत की कूटनीतिक भावनाओं को ख्याल नहीं रखता। आगे की राह में मुक्त व्यापार समझौते पे थोड़ा काम कर सकते हैं, एफटीए वगैरह में। और हिंद प्रशांत क्षेत्र में भागता द्विपक्षीय संयुक्त नौसैनिक अभ्यासों के माध्यम से रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के साथ वे साथ में अंतर सरकारी परामर्श के दौरान घोषित अवसंरचना निवेश को समयबद्ध तरीके से क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। हरित एवं सतत विकास साझेदारी में थोड़ी बढ़ावा करने की जरूरत है और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने की चाहिए, जैसे सेमीकंडक्टर, ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स और औषधियों के उत्पादन पर चीन के वर्चस्व को कम करने में जर्मनी भारत दोनों देशों के बीच भागीदार बन सकते हैं। और है भारत इटली संबंध देखेंगे तो सुर्खियों में क्यों था भारत इटली संबंध? वैसे तो बहुत रहता है। एक सेकंड, ठीक है। तो सुर्खियों में क्यों था? क्योंकि हाल ही में भारत और इटली के प्रधानमंत्री ने ब्राजील के रियो जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक की और रणनीतिक योजना 2025-29 की घोषणा की गई। इसमें भारत इटली के संबंधों में देखें तो 1947 में रणनीतिक जो है राजनयिक संबंधों की स्थापना हुई थी। 2012 में इटालियन नौसैनिक द्वारा भारतीय मछुआरों को गोली मारने का मामला, जिसे एनरिका लेक्सी हम मामला कहा जाता है। अगस्ता वेटलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला हुआ था 2013 में और 2021 में एनर्जी ट्रांजिशन पर रणनीतिक साझेदारी हुई थी और रणनीतिक साझेदारी समझौता और रक्षा सहयोग समझौता 2023 हुआ था। भारत इटली संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालें तो आर्थिक सहयोग और निवेश, इसके तहत ऑटोमोटिव सेमीकंडक्टर अवसंरचना और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग में साझेदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। आर्थिक सहयोग के लिए संयुक्त आयोग तथा खाद्य प्रसंस्करण पर जो है संयुक्त कार्य के माध्यम से द्विपक्षीय व्यापार और निवेशों को मजबूत किया जाएगा। कनेक्टिविटी, भारत और मध्य यूरोप आर्थिक गलियारा पहल के तहत समुद्री और भूमि आधारित अवसंरचना पर सहयोग बढ़ाया जाएगा। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, दोनों देशों ने वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग के लिए एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम 2025-27 को बढ़ावा दिया। तो आगे क्या हुआ? विज्ञान और प्रौद्योगिकी में दोनों देशों ने काफी प्रोग्रेस किया है। अंतरिक्ष क्षेत्र में भू अवलोकन, हेलियोफिजिक्स और अंतरिक्ष अन्वेषण पर इटालियन स्पेस एजेंसी और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के बीच सहयोग का विस्तार किया जाएगा और इसमें लूनर साइंस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। एनर्जी ट्रांजिशन, दोनों देश टेक समिति आयोजन करने तथा ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस और इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे गठबंधनों को मजबूती प्रदान करने में सहमत हुए हैं। बाकी रक्षा सहयोग पर रक्षा विनिर्माण सहयोग बढ़ाने के लिए रक्षा प्रौद्योगिकी रोड में बनाने पर चर्चा की गई।
भारत इटली के बारे में जाने तो ऐतिहासिक चीज़ें तो बताई ही गई हैं अभी तक आपको। और भारत इटली के संबंधों में चुनौतियाँ क्या हैं? चीन पर निर्भरता, बीआरआई से बाहर निकलने के बावजूद इटली वस्त्र में आयात और आपूर्ति श्रृंखला के लिए चीन पर निर्भर है। इससे भारत के राजनीतिक हित प्रभावित हो रहे हैं। कम व्यापार, द्विपक्षीय व्यापार $15 अरब से भी कम है। यह इटली और चीन के बीच $80 अरब के व्यापार से काफ़ी कम है। वैश्विक विश्वास संबंधी मुद्दे, एनरिका लेक्सी मामले और अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले जैसे घटनाओं के कारण दोनों देशों के संबंधों में तनाव उत्पन्न हो गया था। पाकिस्तान से संबंध, इटली द्वारा पाकिस्तान को सैन्य सामान की बिक्री जिसमें हेलीकॉप्टर और होवित्जर तोपें शामिल हैं, भारत के लिए चिंता का विषय है। आर्थिक संबंध क्या है? इटली यूरोपीय संघ में भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। प्रथम 3 देशों में जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड है। 2023-24 में भारत और इटली के बीच द्विपक्षीय व्यापार 14.56 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। इसमें भारत में इटली को 8.76 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात शामिल है। अप्रैल 2000 से लेकर जून 2024 तक भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में इटली 18वें स्थान पर है। सुरक्षा दोनों देशों ने 2023 में रक्षा सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। इनका उद्देश्य अनुसंधान, औद्योगिक सहयोग और समुद्री क्षेत्र जागरूकता में सहयोग बढ़ाना है। पर्यावरण जलवायु, भारत में नेतृत्व में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन, आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जैसी पहलों में इटली भी शामिल है। दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क, यूरोपीय संघ के देशों में इटली में दूसरा सबसे अधिक इंडियन डायस्पोरा समुदाय रहता है। इटली में इसकी भी संख्या 2 लाख है और इसमें भारतीय मूल के लोग भी शामिल हैं। भारत और इटली 2023 में प्रवासन और आवाजाही समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य भारतीय छात्रों को स्नातक के बाद इटली में 12 महीने तक अस्थायी निवास की सुविधा प्रदान करना है। अन्य उभरते क्षेत्र हैं। हाल ही में ब्लू एवं स्पेस इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था। इसमें इटली और भारत के संस्थान एवं कंपनियों ने भाग लिया था। दोनों पक्षों ने अंतरिक्ष और ब्लू इकोनॉमी के सहयोग पर चर्चा की। इससे पहले इटली और भारत के चंद्रयान-2 मिशन के विकास में सहयोग किया था और स्पेसक्राफ्ट के साथ इटालियन स्पेस एजेंसी द्वारा विकसित एक लेजर उपकरण भी भेजा गया था। आगे की राह में संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025 से 29 तक का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए। इसमें विशेष रूप से रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रकों में सहयोग बढ़ावा देने पर बल देना चाहिए। प्रशांत महासागर में चीन के उभरते प्रभुत्व से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए भारत की एक्ट ईस्ट नीति को यूरोपीय संघ की हिंद प्रशांत रणनीति के साथ समन्वित किया जाना चाहिए। इटली का हिंद प्रशांत महासागर पहल में शामिल होना भी सही दिशा में उठाया गया कदम है। बाकी सब देख सकते हैं। आगे न्यूज है भारत और स्पेन के संबंध के बारे में। तो प्रेसिडेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्पेन एक व्यापारी प्रतिनिधि मंडल के साथ जो है भारत की द्विपक्षीय यात्रा पर आए थे और इस यात्रा का उद्देश्य भारत और स्पेन के बीच द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना है। प्रेसिडेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्पेन की भारत यात्रा के प्रमुख आउटकम क्या है? रक्षा विनिर्माण में भारत के प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्पेन के वडोदरा में C-295 एयरक्राफ्ट फाइनल असेंबली लाइन का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया गया। इसे एयरबस स्पेन के साथ साझेदारी में टाटा एडवांस सिस्टम द्वारा स्थापित किया गया। दोनों पक्षों के मध्य समझौता के तहत 40 विमानों का निर्माण भारत में वडोदरा में किया जाएगा। शेष जो है 16 विमान को स्पेन में अगस्त 2025 तक भारत में शामिल किया जाएगा। वडोदरा स्थित विनिर्माण सुविधा भारत को एक प्रमुख विमानन केंद्र के रूप में स्थापित करने की क्षमता रखती है। केवल घरेलू मांग को पूरा करेगी बल्कि विदेशी विमानों का भी निर्यात करेगी। निवेश की सुविधा प्रदान करना है दोनों और वाणिज्य दूतावास का विस्तार करना। बेंगलुरु में स्पेनिश वाणिज्य दूतावास की स्थापना पर बार्सिलोना में भारतीय वाणिज्य दूतावास के संचालन की घोषणा की गई। सांस्कृतिक सहयोग है 2024 से 28 तक सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम शुरू किया गया है। 2026 को भारत स्पेन संस्कृति पर्यटन को AI वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा यूनिवर्सिटी ऑफ वलाडोलिड में हिंदी और इंडियन स्टडीज के लिए एक नई पीठ की स्थापना की जाएगी। भारत स्पेन द्विपक्षीय संबंध है, कूटनीतिक संबंध है। भारत और स्पेन के बीच 1956 में कूटनीतिक संबंध स्थापित हुए थे।
साथ ही एसोसिएशन फॉर द पीस, ग्रोथ एंड इनोवेशन के तहत 2017 में सुरक्षा डिफेंस प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग गहरा हुआ है। यूरोप के साथ भारत के सामरिक संबंधों को बढ़ाने में स्पेन यूरोपीय संघ का एक प्रमुख देश है। अन्य संबंधित जानकारियों में क्या है? मुक्त व्यापार, निवेश संरक्षण, भौगोलिक संकेतक पर यूरोपीय संघ भारत समझौते के प्रति प्रतिबद्धता है और यूरोपीय संघ भारत कनेक्टिविटी साझेदारी और भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे के माध्यम से कनेक्टिविटी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने पर बल दे रहा है और संयुक्त राष्ट्र के संकल्पों के माध्यम से मुक्त व समावेशी इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करना और आतंकवाद को निपटने पर बल, ये सब क्या है? जानकारियां हैं। बहुपक्षीय सहयोग जैसे स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवसायों में भारत की सदस्यता का समर्थन करता रहा है और उदाहरण के लिए मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था की सदस्यता के समय स्पेन का समर्थन था। व्यापार और आर्थिक संबंध में स्पेन और यूरोप में भारत का छठा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और स्पेन भारत में 16वां सबसे बड़ा निवेशक है। भारत कंपनियों ने स्पेन में मुख्य रूप से सूचना प्रौद्योगिकी, सर्विस, फार्मास्यूटिकल्स और लॉजिस्टिक क्षेत्रों में 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश किया है। डिफेंस और सुरक्षा सहयोग में 2020 में भारत और स्पेन के बीच अगली पीढ़ी की नौसैनिक जहाजों के संयुक्त विकास के लिए समझौता हुआ है। 2023 में यूरोपीय संघ और यूरोप संयुक्त नौसैनिक अभ्यास में स्पेन ने भी भाग लिया है और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बताया गया 75,000 भारतीय रहते हैं स्पेन में और इसके अलावा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद स्पेन में योग और शास्त्रीय नृत्य की शिक्षा भी देती है। चलिए न्यूज एंड शॉर्ट में देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट, ट्राइलेटरल पावर ट्रांसैक्शंस, मतलब प्रथम त्रिपक्षीय विद्युत लेन देन में क्या है? भारतीय ग्रिड के जरिए नेपाल से बांग्लादेश में विद्युत आपूर्ति की गई ये पहला त्रिपक्षीय विद्युत लेन देन है। इसमें एनटीपीसी, विद्युत व्यापार निगम, नेपाल विद्युत प्राधिकरण और बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड ने एक त्रिपक्षीय विद्युत बिक्री समझौते पर हस्ताक्षर किया। त्रिपक्षीय विद्युत समझौते के बारे में जाने तो यह समझौता भारतीय ग्रिड के जरिए नेपाल में बांग्लादेश तक बिजली की बाधा रहित आपूर्ति की जा सकेगी और इसमें 40 मेगावाट तक बिजली के निर्यात का प्रावधान किया गया है। इस समझौते से क्षेत्र के देशों के बीच ऊर्जा क्षेत्र सहित कई अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा और इससे इस क्षेत्र में सभी धारकों को पारस्परिक लाभ होगा और देशों के बीच संपर्क में वृद्धि होगी। चेन्नई व्लादिवोस्तोक पूर्वी समुद्री गलियारे का परिचालन शुरू। पूर्वी समुद्री गलियारा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें भारत और रूस के बीच समुद्री संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। पूर्वी समुद्री गलियारे के बारे में जाने तो इसका विचार 2019 में रूस के व्लादिवोस्तोक में पूर्वी आर्थिक मंच की बैठक के दौरान प्रस्तुत किया गया था। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर एशिया से होकर भारतीय पत्तन, चेन्नई और रूस के व्लादिवोस्तोक के बीच समुद्री मार्ग विकसित करना है। इस समुद्री मार्ग की लंबाई 10,300 किलोमीटर है और ये मलक्का जलमंडल मध्य और दक्षिण चीन सागर, जापान सागर आदि से होकर गुजरता है। और इस कॉरिडोर का महत्व क्यों है? क्योंकि लॉजिस्टिक की जो है लागत में कमी होगी। इससे परिवहन के समय में 16 दिनों की दूरी में लगभग 40% तक की कमी आएगी। वर्तमान मुंबई और सेंट पीटर्सबर्ग के बीच स्वेज नहर के माध्यम से माल आवाजाही में लगभग 40 दिन का समय लगता है और लगभग 16,066 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। चेन्नई व्लादिवोस्तोक पूर्वी समुद्री गलियारा देखेंगे तो ये रहा व्लादिवोस्तोक, ये रहा चेन्नई। तो यहाँ से चाइना साउथ सी से होते हुए ईस्ट चाइना सी हुए तो यहाँ पर सी ऑफ जापान से होते हुए गया है। तो ये जो भारत के समुद्री क्षेत्रों को बढ़ावा देना है इसका उद्देश्य और क्षेत्रक देश के व्यापार पर मात्रा के हिसाब से 95% मूल के हिसाब से 70% व्यापार संभालता है। ये मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 में योगदान करता है और जिसमें समुद्री क्षेत्र के सभी क्षेत्रों में 150 से अधिक पहले शामिल हैं। चीन के प्रभुत्व से निपटना, ये समुद्री मार्ग दक्षिण चीन सागर से भी होकर गुजरता है। व्लादिवोस्तोक रूस चीन जो है सीमा से थोड़ी दूर पर स्थित है और भारत की एक्ट फॉर ईस्ट नीति को बढ़ावा यह भारत को रूसी संसाधनों तक बेहतर पहुंच प्रदान करता है और पैसिफिक ट्रेड नेटवर्क में भारत की स्थिति को मजबूत करता है। ठीक है, अन्य जैसे समुद्री गलियारे की बात करें तो आपने इंडियन मिडल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में जानते हैं। इसकी घोषणा 2023 में नई दिल्ली में आयोजित G20 लीडर्स शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी। एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व के में आपस में जोड़ेगा ये और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। इस परिवहन गलियारे के निर्माण के विचार पहली बार 2000 में प्रस्तुत किया गया था। इसका उद्देश्य रूस में बाल्टिक सागर तट को ईरान के माध्यम से अरब सागर में भारत के पश्चिम बंदरगाह से जोड़ेगा।
जापान और दक्षिण कोरिया ने भारत के लिए डेजी फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किया। क्या न्यूज़ है ये? डेजी फ्रेमवर्क का उद्देश्य है साझा प्राथमिकता को आगे बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ साझेदारी में संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और कोरिया गणराज्य के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। डेजी फ्रेमवर्क जो है साझेदार एजेंसियां यूएसए इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ कोरिया में शामिल है। इसका उद्देश्य भारत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का समर्थन करने के लिए भारतीय निजी क्षेत्र के साथ सहयोग को बढ़ावा देना है। ये सूचना संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 5G, ओपन रेडियो एक्सचेंज नेटवर्क, सबमरीन केबल, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, डेटा सेंटर, स्मार्ट सिटी, ई-कॉमर्स, एआई और क्वांटम प्रौद्योगिकी जैसी परियोजनाओं का समर्थन करेगा। भारत में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सामूहिक रूप से इंडिया स्टैक के नाम से जाना जाता है। इसके 3 अलग-अलग स्तर हैं। डिजिटल पहचान है आधार, रियल टाइम त्वरित भुगतान यूपीआई और डेटा शेयरिंग आर्किटेक्ट, डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोडक्शन आर्किटेक्ट है। डीपीआई का महत्व है समावेशी विकास में और जिसमें 2018 से 23 के दौरान 80% वित्तीय समावेशन हासिल करने में मदद की है। साथ ही कोविड-19 के दौरान 87% गरीब परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण में सहायता प्रदान की है। आर्थिक समृद्धि वित्तीय क्षेत्र में डीपीआई को लागू करने के देश में आर्थिक समृद्धि में 33% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। उत्सर्जन में कमी के लिए है जो जलवायु क्षेत्र में कार्बन ऑफसेट और व्यापार, भूमि मानचित्र तथा मौसम संबंधी जानकारी एवं निगरानी में डीपीआई कार्यान्वयन से 5 से 10 वर्षों में उत्सर्जन में नियंत्रण करने की दिशा में बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। डीपीआईस को जो है वैश्विक बनाने के लिए भारत द्वारा किए गए प्रयास है एशिया और अफ्रीका में उभरती डिजिटल प्रौद्योगिकी और जिम्मेदारियों का उपयोग को अपनाने के लिए अमेरिका, भारत, एक सेकेंड, ओके, तो उपयोग कर अपनाने के लिए भारत जैसे कि एशिया अफ्रीका में उभरती डिजिटल प्रौद्योगिकी के जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग को अपनाने के लिए अमेरिका, भारत वैश्विक डिजिटल विकास साझेदारी संपन्न की गई। भारत के नेतृत्व में G20 के तहत G20 फ्रेमवर्क फॉर सिस्टम ऑफ डीपीआई को अपनाया गया और इसका उद्देश्य है डीपीआई को डिजाइन और उपयोग लाने के लिए सिद्धांतों की रूपरेखा तैयार करना। दूसरा भारत और कैरिकॉम शिखर सम्मेलन गुयाना में संपन्न हुआ। ठीक है, और भारत और कैरिबियाई समुद्री कैरिकॉम के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत ने 7 प्रमुख स्तंभों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया और भारत द्वारा प्रस्तावित 7 स्तंभों का नाम है CARIOM ही है जिसे कैरिकॉम बोलते हैं। C से क्षमता निर्माण है, A से एग्रीकल्चर मतलब कृषि और खाद्य सुरक्षा है, R से नवीकरण ऊर्जा एवं जलवायु परिवर्तन, नवाचार प्रौद्योगिकी और व्यापार है, I से क्रिकेट और संस्कृति है, C से कल्चर एंड क्रिकेट और महासागर अर्थव्यवस्था ओशियन तथा चिकित्सा और स्वास्थ्य मॉडल जो है देखभाल M से है। तो कैरिकॉम देख सकते हैं कैरिकॉम के सदस्य देश कौन कौन है, तो ये है बामास और यहाँ पर बेलाइज और जमाइका, हैती, जमाइका वाला तो गाना भी था ना हनी सिंह वाला जमाइका करके, और सेंट किट्स एंड नेविस, मॉन्टसेरेट एंड सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाडीज। ठीक है, एंटीगुआ एंड बरबोडा एंड डोमिनिका एंड लुसिया, बरबोडोसा एंड ग्रेनाडा सब देख सकते हैं, गुयाना है, सूरीनाम वगैरह है। पहला भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन 2019 में आयोजित किया गया था। कैरिकॉम के बारे में जाने तो 1973 में स्थापित एक क्षेत्रीय संगठन है। इसका उद्देश्य कैरिबियन देशों के बीच आर्थिक एकीकरण और सहयोग को बढ़ावा देना है। 15 सदस्य देश और 6 एशियाटिक सदस्य हैं। इसके सदस्य में एंटीगुआ, बारबुडा, बहामास, बारबोडोस, बेलीज आदि शामिल हैं। भारत के लिए कैरिकॉम का महत्व है क्योंकि बहुपक्षीय मंचों पर भारत का समर्थन करता है और साउथ कोऑपरेशन जैसे कि कैरिकॉम के सदस्य देशों ने भारत द्वारा आयोजित तीसरे वायसाब ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 2024 में भाग लिया। रक्षा निर्यात उदाहरण के लिए हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने गुयाना को 2 डोनियर 228 विमान निर्यात किए हैं। जलवायु कार्रवाई एवं ऊर्जा सहयोग में सहयोग दिया है सुरक्षा में। उदाहरण के लिए सूरीनाम अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। अन्य दृष्टि से महत्व देखेंगे कैरिकॉम देश भारत के लिए लैटिन अमेरिका के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य कर रहे हैं।
दोनों पक्ष आपदा रोधी क्षमता बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं, जैसे आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन त्रिनिदाद और टोबैगो जैसे कैरिबियाई देशों में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय रहते हैं आदि। एशियन डिफेंस मिनिस्टर एंड मीटिंग प्लस देखेंगे। आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस क्या है? तो ये भारत के रक्षा मंत्रियों ने लाओ पीडीआर के वियनतियाने में 11वें एडम मतलब प्लस के अवसर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा मंत्री से भेंट की। और एडम प्लस के बारे में जाने तो इसमें आसियान के 10 सदस्य देश हैं और 8 संवाद साझेदार शामिल हैं। संवाद साझेदार में ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया, गणराज्य और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। एडम प्लस की पहली बैठक 2010 में वियतनाम की राजधानी हनोई में हुई थी। एडम प्लस के मंत्री जो है आसियान और आसियान प्लस देशों के बीच संवाद व सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष बैठक करते हैं। इसका उद्देश्य शांति, स्थिरता, विकास सुनिश्चित करना और सुरक्षा रक्षा सहयोग को मजबूत करना। इसमें व्यापारियों के सहयोग के 7 क्षेत्रों को पर ध्यान देता है। वह है समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद से निपटना, मानवीय सहायता, आपदा राहत, शांति अभियान, सैन्य चिकित्सा, मानवीय दृष्टि से लैंड माइन हटाने की कार्रवाई और साइबर सुरक्षा। अगला न्यूज है यह है भारतीय रासायनिक परिषद को जो है ओपीसीडब्ल्यू द हेग पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ओपीसीडब्ल्यू द हेग पुरस्कार 2024 भारतीय रासायनिक परिषद को प्रदान किया गया। रासायनिक हथियार निषेध संगठन ने भारतीय रासायनिक परिषद को द हेग पुरस्कार सम्मानित किया। यह पुरस्कार रासायनिक सुरक्षा को बढ़ावा देने में और रासायनिक हथियार कन्वेंशन के सख्त पालन के लिए दिया गया है। यह पहली बार है जब रासायनिक उद्योगों से संबंधित किसी संस्था को उसके द्वारा दिए जाने वाले प्रयासों के लिए पुरस्कार दिया गया है। और इसके बारे में जाने तो भारतीय रासायनिक परिषद के बारे में तो उसकी उत्पत्ति भारत के रासायनिक उद्योग के विकास को समर्थन और बढ़ावा देने के लिए 1938 में स्थापित किया गया था। और यह कार्बनिक, कार्बन, रसायन और प्लास्टिक, पेट्रोकेमिकल सहित भारत के रसायन उद्योगों की सभी शाखाओं पर प्रतिनिधित्व करने वाला शीर्ष राष्ट्रीय निकाय है। उद्योग क्षेत्र में भागीदारी यह भारत में $220 बिलियन के रासायनिक उद्योग के 80% से अधिक का प्रतिनिधित्व करती है। CWC के बारे में जाने रासायनिक हथियार कन्वेंशन के बारे में तो 1997 में लागू हुआ। वर्तमान में 193 देश हैं। भारत इस कन्वेंशन का मूल हस्ताक्षरकर्ता देश है। उद्देश्य सदस्य देशों द्वारा रासायनिक हथियारों के विकास, उत्पादन एवं प्राप्त करने और भंडारण, हस्तांतरण या उपयोग पर प्रतिबंध लगाकर सामूहिक विनाश के हथियारों की एक पूरी श्रेणी को समाप्त करना है। कार्यान्वयन है ओपीसीडब्ल्यू, इसका कार्यान्वयन निकाय है। इसका मिशन विश्व को रासायनिक हथियारों से मुक्त बनाना है। 2013 में शांति के नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था ओपीसीडब्ल्यू को। रासायनिक हथियार से विषाक्त रसायन होते हैं। इसका उपयोग किसी को मारने या नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। रासायनिक हथियार की परिभाषा के अंतर्गत ऐसे गोला बारूद उपकरण और सामग्रियां भी आती हैं जो विशेष रूप से विषैले रसायनों को हथियारों के रूप में इस्तेमाल करने के लिए बनाई गई हैं। भारत में कार्यान्वयन नेशनल अथॉरिटी के केमिकल्स वेपन्स कन्वेंशन भारत में CWC कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार राष्ट्रीय प्राधिकरण है। यह नई CWC स्थापना रासायनिक हथियार कन्वेंशन की अधिनियम 2000 के तहत की गई थी। अगला है काहिरा कॉल टू एक्शन। यह है 12वें वर्ल्ड अर्बन फोरम की बैठक काहिरा में आयोजित हुई और बैठक के समापन 10 सूत्री काहिरा कॉल टू एक्शन को अपनाया गया। वर्ल्ड अर्बन फोरम की स्थापना 2001 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी। यह संधारणीय शहरीकरण पर प्रमुख वैश्विक सम्मेलन है। काहिरा कॉल टू एक्शन मूल तत्व क्या है? इसमें निम्नलिखित के बारे में अपील की गई, जैसे विश्व में भारत में आवास की कमी को दूर करने की दिशा में और स्थानीय स्तर की कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए शहरों और समुदायों के कल्याण के लिए वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था करनी चाहिए और समानता न्याय सुनिश्चित करने के लिए और निर्णय लेने के लिए स्थानीय जमीनी स्तर के डेटा का उपयोग करना चाहिए और संधारिता के लिए परिसंपत्ति के रूप में संस्कृति और विरासत का उपयोग करना चाहिए। अगला न्यूज है यह अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन इंटरनेशनल कोऑपरेशन अलायंस। तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन वैश्विक सहकारी सम्मेलन भारत में आयोजित किया जा रहा है। आईसीए के 130 वर्षों के इतिहास में पहली बार सम्मेलन भारत में आयोजित हो रहा है। सम्मेलन की थीम है सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का निर्माण करती है और यह थीम भारत सरकार के सहकार से समृद्धि विजन के अनुरूप है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन के बारे में जाने तो इसकी स्थापना 1895 लंदन में स्थापित हुई। यह वैश्विक संगठन दुनिया भर में सहकारी समितियों को एकजुट करने के अलावा इसका प्रतिनिधित्व भी करता है, उन्हें सेवा भी प्रदान करता है। 105 देशों में से 306 इसके सदस्य हैं, मतलब 306 सदस्य में से 105 देशों के 306 सदस्य शामिल हैं, संगठन है।
यह सहकारी आंदोलन के लिए सर्वोच्च संगठन के रूप में कार्य करता है, सहयोग, ज्ञान के आदान-प्रदान और समन्वित कार्रवाई के लिए वैश्विक प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करता है। अब लास्ट न्यूज़ है टाइटन द्वीप के बारे में। ये देखिए टाइटन द्वीप कहाँ पर है? यहाँ पर, ठीक है? तो टाइटन द्वीप पर चीन द्वारा एक महत्वपूर्ण सैन्य निर्माण का पता चला है। टाइटन द्वीप के बारे में जाने तो यह द्वीप पैरासेल्स दक्षिण चीन सागर में अवस्थित है। इसे चीन में जीसा द्वीप भी समूह कहा जाता है। ये प्रभावी रूप से चीन द्वारा नियंत्रित है, लेकिन वियतनाम और ताइवान भी इस पर अपना दावा करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर है टाइटेनियन आइसलैंड, जो कि म्यांमार, चाइना और थाईलैंड के यहीं पर है। और यह प्रभावी रूप से चीन द्वारा नियंत्रित है, पता ही होगा। गौरतलब है कि 1974 के नौसैनिक संघर्ष के बाद चीन ने दक्षिण वियतनाम से पैरासेल्स अपने अधिकार में ले लिया और टाइटन द्वीप पर सैन्य निर्माण दक्षिण चीन सागर में सैन्य प्रभुत्व स्थापित करने की चीन की रणनीति को दर्शाता है। तो ये रहा, बाकी न्यूज़ खत्म हो चुके हैं। ये रहा पूरा का पूरा इंटरनेशनल रिलेशन। तो अब हम करेंगे आगे। हमारा इंटरनेशनल रिलेशन तो हो गया और पॉलिटी कंप्लीट हो गई। अगला हम करेंगे इकोनॉमी, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।